नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हां, 15 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सीबीएसई ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसमें 15 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। 18 मार्च तक 10वीं की परीक्षाएं चलेंगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल तक चलेंगी। आपको बता दें, पहली बार है जब 80 दिनों से पहले ही सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। अब की बार 44 लाख बच्चे जो हैं इस परीक्षा में बैठेंगे। तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट सीबीएसई ने जारी कर दी है। सीबीएसई ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 15 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी। इस दौरान 18 मार्च तक 10वीं की परीक्षाएं चलेंगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल तक चलेंगी। खबर मथुरा से है, जहां कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पक्षकार दिनेश शर्मा ने बताया कि तैयारी को रूप देने के लिए 1 महीने से जुटे कार्यकर्ता संतों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कृष्णा साधक ट्रस्ट सभागार में होने वाली धर्म संसद ऐतिहासिक होगी। धर्म संसद में आचार्य बद्रीश महाराज, पंडित बिहारी लाल विशिष्ट और महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज, धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़, जिला अध्यक्ष सुखराम सिंह, कार्यक्रम प्रभारी राजेश पाठक, आचार्य आनंद बल्लभ गोस्वामी ने सभी संतों और ब्रिजवासियों से धर्म संसद में भाग लेने की अपील की है। तो अब की बार मथुरा में धर्म संसद का आयोजन होने वाला है। ऐसे में धर्म संसद के आयोजन को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पक्षकार दिनेश शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए 1 महीने से कार्यकर्ता संतों के स्वागत के लिए जुटे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक का। फारूक, जिस तरह से अब मथुरा में जल्द धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, कब से ये धर्म संसद का आयोजन होगा और इसकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल रिया, आज जो है धर्म संसद की एक बड़ी बैठक वृंदावन में होने जा रही है और 21 नवंबर की ये तारीख पहले से ही घोषित थी। तमाम जो है इसमें देश और विदेश के जो है जो साधु संत हैं वो शामिल होंगे। तमाम भगवताचार्य हैं और आचार्य हैं और तमाम जो धर्माचार्य हैं वो इस संसद में आज जुटेंगे और आज जो है एक संतों का मेला है, धर्म संसद है, उसमें कई निर्णय लिए जाएंगे। इस धर्म संसद का आयोजन जो है पहले से ही धर्म रक्षा संघ द्वारा किया जा रहा था और दिनेश शर्मा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार हैं वो इसमें लगे हुए थे और तैयारियां 1 महीने से लगातार इसकी चल रही थी। आज धर्म संसद में तमाम धर्माचार्य, महंत, साधु और तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग इस धर्म संसद में आज जुटेंगे और इसमें काफी अहम मुद्दे रखे जाएंगे जो धर्म संसद में आज उनको। बिल्कुल फारूक, जैसा आपने भी कहा कि बीते 1 महीने से धर्म संसद को देखते हुए तैयारियां चल रही थी। आज क्योंकि इसका आयोजन होना है, तो आज किस तरह से तैयारियां देख पा रहे हैं और किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सबसे पहले जो है यहाँ मथुरा में सबसे बड़ा मुद्दा है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह वाला। जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है उसको किस तरीके से मुक्त कराया जाए, यानी जो मुकदमे चल रहे हैं उन मुकदमों में किस तरीके से पैरवी की जाए जिससे कि इसमें जल्द निर्णय आ सके और श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए कटरा केशव देव की जो भूमि है 5.31 एकड़, उसको जो है 13.3 एकड़ है, सॉरी माफ करिए, उसको जो है मुक्त कराने के लिए ये धर्म संसद का आयोजन किया गया है और इसमें जो मुकदमे चल रहे हैं उन मुकदमों में किस तरीके से पैरवी की जाए, किन किन की गवाही होनी चाहिए जिसमें जो है जल्दी ये मुकदमों की सुनवाई हो सके और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुक्त हो सके। उसी तरीके से गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा जो है सरकार से देने की मांग की जाएगी। और भी इसमें अहम मुद्दे हैं जैसे कि मांस की, अंडे की और शराब की जो ब्रजभूमि में बिक्री होती है उसको जो है मथुरा वृंदावन में
पूर्ण रूप से वर्जित करने के लिए भी सरकार से दबाव बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर जो विवाद चल रहा है, आज की इस धर्म संसद में प्रमुख मुद्दा यही होने वाला है। किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरह से, क्योंकि फारूक ये पूरा मामला अभी अदालत में है, अदालत में ये मामला चल रहा है और सुबह आपने जिस तरह से जानकारी भी दी थी कि इस मामले को लेकर विवाद इतना ज्यादा गर्मा गया है कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बम से उड़ाने की धमकियां भी मिल रही है। वही किस तरह से ये जो जंग है इसे जीता जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें तमाम सनाती लोग, जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो इसमें इकट्ठे होंगे और तमाम जो भगवताचार्य हैं और धर्म संत हैं, यानी धर्म रक्षक संघ के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग इसमें इकट्ठे होंगे। और श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा ने इसकी पैरवी करी है शुरू से ही। और आज धर्म संसद का जो आज आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम जो है महंत और साधु और संत इसमें शामिल हो रहे हैं, तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, धर्माचार्य भी इसमें आ रहे हैं, भगवताचार्य भी इसमें पहुंच रहे हैं। तो आज इसका जो है आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में रिया सबसे बड़ी बात है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जो है इसमें छाया रहेगा। और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जो है, और कौन कौन इसमें धर्म रक्षक संघ के लोग और तमाम जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग। जी बिल्कुल फारूक, क्योंकि आज ये धर्म संसद होने वाली है, क्या कुछ उसमें अहम मुद्दे रहते हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर किस तरह से क्या कुछ चर्चा होती है, क्या कुछ नए जो है सॉल्यूशंस वो लाए जाते हैं, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। वही बात लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां गोरखपुर नगर निगम में आउटसोर्स से भर्ती मामला सामने आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला हमला, इस दौरान बीजेपी पूरी सरकार ही आउटसोर्स कर दे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गोरखपुर नगर निगम में आउटसोर्स से भर्ती करने से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी पूरी सरकार ही आउटसोर्स कर दे, सारा कमीशन एक ही जगह से सेट हो जाएगा। ऐसे में फुटकर में नौकरी का महाकष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, आरक्षण खत्म करने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। फिर दोहरा रहे हैं, नौकरी बीजेपी के एजेंडे में ही नहीं है, यानी बेरोजगारी को लेकर, नौकरी नहीं देने को लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर से योगी सरकार पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आउटसोर्स से भर्ती कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को घेरा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, एक बार फिर से बेरोजगारी को लेकर और आउटसोर्स से भर्ती कर्मचारियों को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला है। गोरखपुर नगर निगम में 4 वैकेंसी निकली है, उसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल, इनके वेतन भी अलग अलग है। और नगर निगम से इस भर्ती के आवेदन का पेपर में गजट होने के बाद सियासत भी तेज हो चली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि पूरी बीजेपी पार्टी को ही आउटसोर्सिंग पर कर देना चाहिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहने की कोशिश की है कि यह तरीका अपनाकर कहीं न कहीं जो है बीजेपी सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, अपने लोगों को बिठाना चाहती है। और इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर सरकार जो है पूरे सिस्टम को ही आउटसोर्सिंग पर डिपेंड कर दे तो इससे कहीं न कहीं आरक्षण खत्म करने का जो दिमाग लगाया जा रहा है, सरकार की जो कसरत चल रही है, यह भी खत्म हो जाएगी। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहने की कोशिश की है कि बीजेपी सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है और जिस तरह से
अगर जो एक तरफ आसिफ अखिलेश यादव के तेवर जो है वो तीखे और ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं समय के साथ साथ, एक तरफ जहां नौकरी बीजेपी के एजेंडे में ही नहीं है, इसको लेकर अखिलेश यादव हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ पीडीए की बात एक बार फिर से उन्होंने दोहराई है और कहा है कि आउटसोर्सिंग पीडीए के खिलाफ एक आर्थिक साजिश है। क्या माना जाए कि जिस तरह से अभी हाल ही में उपचुनाव होते हैं, अब अखिलेश यादव की नजरें जो है 2027 में और उसी के लिए जो है अभी से जमीन तैयार कर रहे हैं? क्योंकि अगर रिया बात करें मुद्दों की, तो समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर वह सियासत न करें और उनका बयान ना आए। और जिस तरह से अब नगर निगम में तहसीलदार और लेखपाल समेत जो अन्य भर्तियां हैं, इस पर भी खास फोकस हो गया है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं है। हालांकि इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निशाना साध चुके हैं बीजेपी पर, लेकिन कहीं न कहीं जो है रिया, जो सरकार की मंशा होती है, सरकार अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन विपक्ष का काम होता है वह इन मुद्दों पर सियासत गरमाए। और जिस तरह से अग्निवीर को लेकर विपक्ष पूरा जो है बीजेपी पर हमलावर हुआ था, माफ कीजिएगा जी, उसी तरह ठीक गोरखपुर नगर निगम में जो वैकेंसी निकली है, इस पर कहीं न कहीं अब जो है सियासत गरमा गई है और अखिलेश यादव मुद्दे पर भी पूरी तरह से और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की ये लड़ाई इसलिए भी ज्यादा गहराती जा रही है आसिफ, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव जो है पीडीए की बात कहते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने नारा भी एक नया दे दिया है और उनके ट्वीट में भी उन्होंने लिखा है पीडीए का है आज का, नहीं चाहिए भाजपा। यानी अभी से वो जो है ये गणित सेट करते जा रहे हैं 2027 को लेकर, और पीडीए का मुद्दा तो उठा ही रहे हैं। क्या लगता है पीडीए का साथ जिस तरह से उन्हें लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि मिला, और उपचुनाव का हालांकि अब 1-2 दिन में परिणाम है, उसके बाद 2027 पर अब अखिलेश की नजर? देखिए रिया, उपचुनाव खत्म हो चुका है, जो काउंटिंग होनी है 23 नवंबर को होगी, इसके बाद ही तय हो पाएगा कि किसका दावा सच है। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी पूरा दम भर रही है सभी सीटों को जीतने का, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव आंकड़े बताकर कहीं न कहीं अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन 27 का जो रण है वह काफी भीतर हो सकता है और 27 का आईना कहीं न कहीं चुनाव होने वाला है। बिल्कुल यही वजह है कि 27 से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है आसिफ, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के तेवर और ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी पर वार और ज्यादा तेज। आसिफ आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बरेली पहुंचे शिवपाल यादव का बीजेपी पर एक और बार हमला सामने आया है प्रशासन पर। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, उपचुनाव में जमकर बीजेपी ने गुंडाई की, ऐसा शिवपाल सिंह यादव का कहना है। एसएसपी ने बीजेपी को वोट डलवाए, जिलाधिकारी ने भी इस दौरान निष्पक्षता नहीं रखी। सत्ता में आने के बाद अधिकारियों की एक लिस्ट बनाएंगे और बीजेपी को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की लिस्ट बनाएंगे और सपा के वोटरों को नहीं पहुंचने दिया गया पोलिंग बूथ पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जिस तरह से बीते दिन यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि प्रशासन या सरकारी मशीनरी का उपयोग कर इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। एसएसपी ने बीजेपी को वोट डलवाए, जिलाधिकारी ने भी निष्पक्षता नहीं दिखाई। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि सत्ता में आने के बाद ऐसे अधिकारी जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उनसे सारा हिसाब किताब लिया जाएगा। बताइए, जो इन्होंने वादा किया था 2000 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी का, और अब नौकरी कौन सी दे रहे हैं? आउटसोर्सिंग में 12,000 की वादे मिलता है उसको 8,000, 7,500 और 1 लाख रुपया पहले ही रिश्वत का ले लेते हैं, पहले ही। बताओ ये नौकरी हुई? आज 8,000, 8,500 में क्या परिवार किसी का चलेगा?
तो ये तो देखिए न तो नौकरी दे रहे हैं न कोई अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तो देखिए ऐसी सरकार को अब जनता सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, जिस तरह से बीते दिन ही उपचुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से कई सारे मुद्दों को लेकर आवाज भी उठा रही है और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा रही है। एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि फर्जी वोट डलवाए गए, बीजेपी को वोट डलवाए गए और लोगों पर एक प्रेशर जो है, एक दबाव बनाया गया। साथ ही जिलाधिकारी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि निष्पक्षता जो है वो नहीं दिखाई गई। देखिए रिया, उपचुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी ने दर्जनों शिकायती पत्र चुनाव आयोग को भेजा और यह आशंका जताई कि उपचुनाव के दौरान गड़बड़ी की जा सकती है, प्रशासन इस गड़बड़ी का हिस्सा बन सकता है। और कल जिस तरह से उपचुनाव हुआ उसमें 9 सीटों पर प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ उपचुनाव संपन्न कराने का दम भरा, तो वहीं कुछ ऐसी वीडियो भी सामने आए जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाना शुरू हो गया। चाहे मीरापुर की बात करें, सीतामऊ की बात करें या कुदरकी की बात करें या फिर कटेहरी विधानसभा की बात करें, ऐसे कई वीडियो हैं जिसे शेयर करते हुए जो है समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि मुस्लिम और हिंदू वोटों को झुकाया जा रहा है, उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। और कल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदान के दौरान ही इन सभी वीडियो का हवाला देते हुए यह कहा था कि सबकी लिस्ट तैयार होगी, सबका हिसाब किताब लिया जाएगा। और उसके बाद आज जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा यानी शिवपाल यादव ने बरेली पहुंचकर एक बड़ा बयान दे डाला और कहा कि सबकी लिस्ट तैयार होगी। उन्होंने यह कहा कि जी बिल्कुल आसिफ, एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने कल भी ऐसी कई वीडियोस जो है सामने रखी थी, एक्स पर पोस्ट की थी, अब शिवपाल यादव भी यही आरोपों को एक तरह से लेकर बीजेपी और योगी सरकार पर हमलावर है। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, क्या माना जाए? क्या समाजवादी पार्टी पहले ही जो हथियार है वो मैदान में डाल चुकी है, पहले ही हार मान चुकी है, इसलिए अभी से ये जो है इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, या कुछ और वजह माने इन्हें? देखिए, अगर बयानों की बात करें तो जो वीडियो सामने आ रहे हैं और शेयर किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं सब वीडियो की जब शिकायत हुई चुनाव आयोग से, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए, निलंबित भी हुए, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने शिकायत की और चुनाव आयोग ने त्वरित एक्शन लिया। तो जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी इसके बाद भी पूरी तरह से हमलावर है, तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पूरी सपा ने आह्वान किया अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से ईवीएम। जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, अब समाजवादी पार्टी के चाहे अखिलेश यादव हो चाहे शिवपाल यादव बीजेपी की योगी सरकार को लेकर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहे हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं बात अब लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां 5 जिलों में मूवमेंट कंट्रोल डिवाइस लगाई जाएगी। जी हां, अतीक और अशरफ को मारने वाले शूटर्स की जेल में ये डिवाइसेस लगेंगी। अब्बास अंसारी की जेल में भी ये मूवमेंट कंट्रोल डिवाइस लगेगी। इस दौरान डिवाइस लगेगी और हाई सिक्योरिटी बैरक की निगरानी इस दौरान आसानी से की जा सकेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ से एक खबर, जहां 5 जेलों में मूवमेंट कंट्रोल डिवाइस लगाई जाएगी। तो जेलों में सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा करने के लिए और ज्यादा बेहतर करने के लिए एक तरह से नई पहल की शुरुआत की गई है। 5 जेलों में मूवमेंट कंट्रोल डिवाइस लगाई जाएगी। अतीक और अशरफ को मारने वाले शूटर्स की जेल में भी ये डिवाइस लगेगी। सीधा रुख कर लेते हैं रमन मिश्रा का। रमन, जिस तरह से जेल में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कैसे किया जा सके और जो आरोपी है उनकी मूवमेंट को देखने के लिए 5 जेलों में मूवमेंट कंट्रोल डिवाइस लगाने की तैयारी है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्या कुछ ये डिवाइस करेगी, किस तरह से काम करेगी? बिल्कुल रिया, जिस तरीके से जेलों में भी वारदातें हो जाती हैं और वहां पर कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि
वहां पर कैदी भाग गया या फिर कोई ना कोई ऐसी दिक्कत हो गई जिससे कि पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन पर सवाल उठता है। इसके चलते अब सरकार ने और जेल प्रशासन ने यह तय किया है कि मूवमेंट डिवाइस कंट्रोल डिवाइस लगाई जाएगी, जिसके चलते जो खूंखार अपराधी हैं उन पर नजर रखी जाएगी। आपको बता दें, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी 5 जिलों की जेलों में मूवमेंट कंट्रोल डिवाइस चलाई जाएगी, जिसका कि कंट्रोल लखनऊ से देखा जाएगा और लखनऊ से ही उसकी मॉनिटरिंग होगी। आजमगढ़, बरेली, आगरा जैसी जेलों में ये डिवाइस लगाई जाएगी। आपको बता दें, अतीक और अशरफ को जिन अपराधियों ने मारा था उनकी जेलों में भी ये डिवाइस लगाई जाएगी, ताकि उन पर भी पैनी निगरानी रख सके, ताकि वो लोग आगे चल के कुछ ऐसा काम ना कर सके। आपको बता दें, समय समय पर ये आरोप लगता है कि तमाम ऐसे खूंखार कैदी हैं जो जेलों से ही अपने गैंग का नेटवर्क चलाते हैं और बड़ी बड़ी वारदातों को जेल में ही बैठकर ही अंजाम देते हैं। ऐसे में ये डिवाइस, अगर इसका जो प्रोजेक्ट है सक्सेस रहता है तो इन चीजों पर कंट्रोल लगेगा। बिल्कुल रमन, जिस तरह से हाई सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जेल में सिक्योरिटी के इंतजाम और बढ़ाने के लिए मूवमेंट कंट्रोल डिवाइस एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहां पर शुरू की जा रही है। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां महिला से 20 लाख रुपए लेकर फरार हुए बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने बदमाश के पास से 20 लाख और एक कारतूस भी बरामद किया है। बता दें कि आरोपी पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। 20 लाख रुपए लेकर फरार हुए बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। थाना खुर्जानगर क्षेत्र के मदनपुर गेट पे पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कूटी को जो रुकने का इशारा किया गया, तो उसने अपनी गाड़ी जोर से चंदौस रोड पे बढ़ा ली। पुलिस ने जब इसका पीछा किया तो आगे रेलवे लाइन के पास इसकी स्कूटी फिसल के गिर गई। अपने आप को पुलिस से गिरता हुआ देख इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति की पहचान शिव कुमार पुत्र प्रकाश, छायसा जनपद फरीदाबाद हरियाणा का इसका पहचान पाया गया है। ये उल्लेखनीय है कि ये वही व्यक्ति है जो अभी 17 नवंबर को एक महिला के साथ ठगी और टप्पेबाजी की घटना हुई थी, जिसमें उसने 20 लाख रुपए जाना बताया था। इसके पास से जो इसके द्वारा जो ठगी की गई थी उसकी जो पैसे थे 20 लाख रुपए पूरे बरामद कर लिए गए हैं। इसके पास से जो चोरी जो इसने की थी घटना, उसमें जो स्कूटी यूज हुई थी उसको भी बरामद किया गया है, तथा इसके पास से एक तमंचा तथा 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस इसके पास से बरामद किया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां अवैध हथियार बनाने वालों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी घायल हो गए हैं, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और भारी मात्रा में हथियार बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि ये आरोपी शिकोहाबाद के एटा रोड के पुरातन स्कूल के पास एक मकान में बना रहे थे अवैध हथियार, जिस दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए हैं और एक अन्य गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें सूचना सिकोहाबाद पुलिस को यह मिली थी कि पुरातन स्कूल के पास एक मकान में अवैध असलाह की फैक्ट्री संचालित हो रही है। इस सूचना पे सिकोहाबाद पुलिस वहाँ मौके पे गई थी। तो इसमें 3 अभियुक्त राजेश, राजू और पूरन, इन लोग ये असलाह बनाते हुआ मिले और पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाब में आत्मरक्षात्मक पुलिस ने भी इनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें राजेश और राजू को पैर में गोली लगी है। तत्काल इनको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इनका इलाज चल रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है 2 खोखा कारतूस और 5 जिंदा कारतूस, साथ ही 5 बने हुए अवैध तमंचे, जिसमें से 3 तमंचे 315 बोर के हैं और 2 तमंचे 12 बोर के हैं। साथ ही 4 अधबने तमंचे बरामद हुए हैं तथा तमंचा बनाने के तमाम उपकरण वहां से बरामद हुए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।